आज सदन में मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर चर्चा हो रही है और मांग संख्या 13 आबकारी पर चर्चा हो रही है। मैं मांग संख्या 26 चिकित्सा और स्वास्थ्य पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। मैं मेरी बात प्रारंभ करूँ उसके पहले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। देश के नागरिकों के लिए निःशुल्क 175 करोड़ वैक्सीन लगाकर जो कीर्तिमान स्थापित किया है विश्व में, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और इसके साथ साथ धन्यवाद देना चाहूँगा ये यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान बड़ी सफलतापूर्वक वहाँ जो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे उनको सकुशल और हमारे देश में वापस लाए। और इसके साथ साथ जो मेडिकल विद्यार्थी वहाँ से आए हैं, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी कोविड और युद्ध के कारण इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाए, ऐसे विदेशी छात्र जो भारत के छात्र विदेशों में पढ़ रहे थे उनके लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था और हमारे देश में ही करने का जो आदेश उन्होंने प्रदान किया है, इसके लिए भी मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और एनएमसी ने यह भी निर्णय किया है कि भारत में इंटर्नशिप करने वाले विदेशी मेडिकल छात्रों से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की ध्येय वाक्य को लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि आज जिन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम हमारे सामने आए हैं उसमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार बहुमत के साथ वापसी हासिल की है। और कांग्रेस, मैं क्या कहूं, सभी 5 राज्यों में उनका सुपड़ा साफ हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर कोई ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आज मांग संख्या 26 पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। पर मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे प्रदेश का सवाल है, वैक्सीनेशन की पहली डोज भी अभी तक बच्चों को पूरी नहीं लग पाई है। 100% डोज का जो लक्ष्य था वो भी पूरा नहीं हो पाया है। उदाहरणार्थ मैं आपको बताऊंगा, जयपुर जिले में जहां 6 मार्च तक 4,62,338 बच्चों को पहली डोज लगनी थी, अभी तक केवल 2,91,592 लोगों को ही डोज लगी है। 1,70,000 से ज़्यादा बच्चे आज पहली डोज से वंचित हैं। मैं ये चाहूँगा कि मंत्री जी जब जवाब दें तो ये बताएं कि जब आपको केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है तो क्या कारण रहा, किसकी ढिलाई रही कि वैक्सीनेशन का काम जो आपके बार बार निर्देश के बावजूद भी अभी तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि राजस्थान में हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के बाद 2013 तक हमारे राज्य में केवल 7 मेडिकल कॉलेज थे। एक जयपुर में, एक उदयपुर में, एक अजमेर में, एक जोधपुर में, एक झालावाड़ में, एक कोटा में और एक बीकानेर में। सबसे पहले
जब देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ली, उन्होंने घोषणा की कि हिंदुस्तान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, और उसी के अनुरूप 2013 से 2018 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी का राज था राजस्थान में, तो 8 मेडिकल कॉलेजेस की स्वीकृति दी। और आज हमें खुशी है इस बात की कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएं। इसकी घोषणा आदरणीय मोदी जी ने की है। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री जी अपने बजट भाषण में ये कहते कि 60% पैसा केंद्रीय सरकार का, 40% पैसा राज्य सरकार का, तो एक शब्द वो ये कह देते कि मोदी जी के आदेश से हमें फक्र है इस बात का कि पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं, और उसी के अनुरूप बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के यहाँ कांग्रेस की सरकार होते हुए भी और मोदी जी ने, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस आधार पर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ भी मेडिकल कॉलेजेस खोलने की स्वीकृति दी। तो कम से कम उनको, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोरोना में जिन लोगों की मौतें हुई उसके बारे में भी आपको मैं बताना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमारे राजस्थान के सामाजिक न्याय विभाग ने ये कहा कि यहाँ केवल 192 लोग अनाथ हुए हैं और 5,640 सिंगल पेरेंट के भरोसे यहाँ पर बच्चे रह रहे हैं, और उसी के आधार पर आपने उनको सहायता भी दी। पर केंद्रीय सरकार की जो संख्या है उसके आधार पर 714 बच्चे अनाथ हुए और 6,098 के माता पिता में से एक को उन्होंने खोया है। परंतु यदि वास्तविक रूप से आप इसका सर्वे करेंगे तो ये संख्या जो बताई जा रही है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से बताई जा रही है या राज्य सरकार की तरफ से, इससे 3-4 गुना ज़्यादा है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जब आप जवाब दें उस समय निश्चित रूप से ये घोषणा करें कि आपके विभाग द्वारा पूरे राजस्थान का, पूरे प्रदेश का सर्वे कराया जाएगा, और उस सर्वे में जितने बच्चे अनाथ हुए हैं, जिनके माँ बाप दोनों काल कवलित हो गए या किसी के माता की मृत्यु हो गई, किसी के पिता की मृत्यु हो गई, पूरा सर्वे करा के, और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए कि जो अनाथ हुआ है और वो सरकारी सहायता से महरूम हो जाए। और जो आपने सहायता राशि दी है उसके बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों के माँ बाप दोनों चले गए उनको कम से कम 10 लाख रुपया एक मुश्त, और जिनके माता पिता में से एक चला गया उसको कम से कम 5 लाख रुपया एक मुश्त आप निश्चित रूप से दें। और पेंशन के रूप में जब तक वो 18 साल का नहीं होता, आप जिनके दोनों चले गए उनको 10,000 रुपये प्रति माह, और जिनके एक चला गया उनको 5,000 रुपये प्रति माह देने की आप निश्चित रूप से घोषणा करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ी तकलीफ हुई हमारे जिम्मेदार पद पर, स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति कैंसर दिवस के रूप के दिवस पर, और वो स्टेटमेंट देते हैं तंबाकू खाने से, तंबाकू का सेवन करने से कोई कैंसर से मौत नहीं होती। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो तंबाकू नहीं पीते, जो तंबाकू का सेवन नहीं करते, उनके तो निश्चित रूप से वो क्या कहते हैं कैंसर हो सकता है, परंतु जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनके कैंसर नहीं होता। आप अब एक साधारण एमएलए नहीं हैं, आप राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और आपके मुंह से इस प्रकार के शब्द निश्चित रूप से जनता को भ्रमित करने वाले शब्द हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी विशेषज्ञ हैं उन्होंने सबने
ये कहा कि नहीं, जितनी भी मौतें होती है कैंसर से, उसमें से अधिकांश मौतें तंबाकू के सेवन से होती है। जिसने कभी न कभी तंबाकू का सेवन किया है, ऐसे लोगों से मौत होती है। तो मैं चाहूँगा कि आपने जो स्टेटमेंट दिया, हो सकता है कि इससे आपके वोटों में कुछ बढ़ोतरी हो गई होगी, गांव के लोग आपसे खुश हो गए होंगे, परंतु ये प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। आप जब अपना जवाब दें तो निश्चित रूप से मैं ये चाहूँगा कि आप इसके बारे में स्पष्टीकरण दें, जनता से माफ़ी मांगें, और जनता को जो गुमराह करने का प्रयास आपने जिस स्टेटमेंट के माध्यम से किया है, निश्चित रूप से इससे लोगों को निजात मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे प्रदेश में डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ इनका सवाल है, हमारे राजस्थान में 43,000 डॉक्टर्स अभी पंजीकृत हैं, और यानी 1700 लोगों पर प्रदेश में एक डॉक्टर है, और सरकारी हॉस्पिटल में 11,000 पद स्वीकृत हैं, और उसमें से 9,000 डॉक्टर्स कार्यरत हैं, और 2,000 डॉक्टर्स के पद अभी भी रिक्त हैं, और 34,000 डॉक्टर अभी निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में करीब 3,000 छोटे बड़े सरकारी अस्पतालों में से 2500 छोटे जिलों या दूर दराज के गांवों में सरकारी अस्पताल स्थित हैं, जहां करीब 75% स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ, वो कोई भी वहां जाना नहीं चाहता, और राजनीतिक रसूखों से वो शहरों में लग जाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में मरीजों को जब कोई भी बीमार होता है तो उसको या तो जिला अस्पताल में आना पड़ता है, या जो संभाग केंद्रों पर कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर उनको आना पड़ता है। आपने कुछ दिन पहले एक अच्छा निर्णय किया कि जितने भी डेपुटेशन पे लगे हुए थे स्वास्थ्यकर्मी, चाहे वो डॉक्टर्स थे, नर्सेज थी, या पैरामेडिकल स्टाफ के लोग थे, उनका आपने सबका डेपुटेशन समाप्त कर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। परंतु इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप पर अब दबाव पड़ेगा, एमएलए साहिबान और कई लोग आएंगे कि नहीं साहब, ये तो मेरा रिश्तेदार है, इसको तो आप जयपुर में ही रखिए, मेरा रिश्तेदार है, इसको तो आप अजमेर में ही रखिए। आप यदि वास्तव में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना चाहते हैं तो जो आपने निर्णय किया है उसका आप सख्ती से पालन करिएगा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हम जब भी नए डॉक्टर्स की नियुक्ति करते हैं, 1-2 महीने तो वो वहाँ पर जाता है, या तो ज्वाइन ही नहीं करता, और यदि ज्वाइन कर भी लेता है तो वो कोई ना कोई सिफारिश लगा करके और जयपुर में या बड़े शहरों में अपना डेपुटेशन करवा लेता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सरकार लाखों रुपया खर्च करती है, कम से कम जो भी नए डॉक्टर नियुक्त होते हैं उनसे बॉन्ड भरवाइए। 25 लाख रुपए और 50 लाख के बॉन्ड भरवाने की व्यवस्था हम लोगों ने भी की थी, और उसमें ये बताइए कि यदि आपने जहां आपकी नियुक्ति हुई है वहां यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। परंतु होता क्या है, नियम तो बने हुए हैं परंतु उसकी पालना नहीं होती, दबाव पड़ता है हम लोगों पर, और इसीलिए आज चाहे पद 2,000 ही खाली हैं डॉक्टरों की, पर आप चले जाइए दूर दराज के इलाकों में, कहीं पर भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। सारे डॉक्टर किसी न किसी राजनीतिक अप्रोच से, सारा नर्सिंग स्टाफ, सारा पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब शहरों के आसपास लगे हुए रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जब अपना जवाब दें तो सख्ती के साथ इस बात की आप घोषणा करें कि निश्चित रूप से जिन डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी उनको जहां नियुक्त किया जाएगा वहां पर वो कम से कम 5 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहेगा।
और दूसरा मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि आज हमारी कई डॉक्टर मित्रों से बात होती है तो वो कहते हैं कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, इसलिए हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो शहर में रहते हैं और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में तनख्वाह ज़्यादा मिलती है। तो आप विचार करिए, मुख्यमंत्री जी से बात करिए, और जो आपका सपना है निरोगी राजस्थान, इसको यदि वास्तव में आप सही करना चाहते हैं तो यदि इनका पैकेज बढ़ाने की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से इसका पैकेज भी बढ़ाया जाना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहूँगा कि हम लोग जो डॉक्टर शहरों में लगते हैं उनको शहरी भत्ता देते हैं, मकान किराया देते हैं, इसको बंद कर दीजिए। और जो वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के रहते हैं, यदि आवश्यकता हो तो उनको ग्रामीण भत्ता भी दीजिए और वहाँ रहने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधा भी मुहैया कराइए। निश्चित रूप से यदि आप ये करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। आदरणीय सभापति महोदय, मेरे से ये जो अपने ईसीजी टेक्नीशियंस संपर्क के लोग मिले थे, आज ईसीजी टेस्ट, सीटी एमटी टेस्ट, 2D इको टेस्ट, 3D इको रिपोर्टिंग, हॉल्टर मॉनिटर टेस्ट, TROP टेस्ट, BP टेस्ट इत्यादि तमाम तरह की मेडिसिन और कार्डियोलॉजी की जांच का कार्य RPMC में रजिस्टर्ड दक्ष एवं प्रशिक्षित ECG टेक्नीशियन के द्वारा किया जाता है। परंतु आज स्थिति क्या है? मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हर PSC पर हम निःशुल्क जांच करवाएंगे। किससे करवाओगे? आज ECG टेक्नीशियन के पद 50% से ज़्यादा पद रिक्त हैं। यदि ये पद रिक्त रहेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि PSC CSC पे हम जांच की सुविधा देंगे। कहाँ से जांच कराओगे? या तो अप्रशिक्षित व्यक्ति वहाँ पर जांच करेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जांच के लिए भी किसी को यदि ECG जांच करानी है तो वो जिला हेडक्वार्टर में जाता है, संभागीय केंद्र पर जाता है, बड़े हॉस्पिटल में जाता है। तो इसके लिए यानी आप ये देखिए कि 77,282 बेड पर 1840 टेक्नीशियन चाहिए। कितने चाहिए? 1840। और आज हमारे पास है कितने? 177, यानी 10%। तो मैं ये चाहूँगा, और फिर जहाँ अपने जयपुर शहर SMS हॉस्पिटल, वहाँ की मैं आपको स्थिति बताऊँ तो SMS में 7 सरकारी अस्पतालों में 223 पद ही भरे हुए हैं और उसमें केवल 8 महिलाएं हैं। और जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे कावटिया हॉस्पिटल हो, चाहे जयपुरिया हॉस्पिटल हो, चाहे RUHS हो, वहाँ पर महिला तो ECG है ही नहीं। अब कोई महिला को यदि जांच करवानी है तो वो पुरुष करता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप प्राथमिकता के आधार पर ECG टेक्नीशियंस की नियुक्ति करने का आदेश प्रदान करें, जिससे लोगों को जांच की सुविधा मिल सके। और जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि PSC और CSC पर जांच की सुविधा मुहैया कराएंगे, उसको हम पूरा कर सकें। माननीय सभापति महोदय, हम ये देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेज में चिकित्सा शिक्षकों के आधे से ज़्यादा पद रिक्त रहते हैं। RPSC से भर्तियां की जाती है और उसमें बहुत टाइम लगता है। हमने हमारे समय में एक प्रयोग किया था कि जो नए मेडिकल कॉलेज खुले थे उनमें हमने डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टर्स की नियुक्ति की थी और उसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर्स की नियुक्ति में जो समय लगता है, RPSC में जाते हैं, फिर वहाँ लिखित एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है, उसमें साल भर लग जाता है। और डायरेक्ट आप इंटरव्यू करेंगे तो मैं चाहूँगा कि चाहे पुराने मेडिकल कॉलेज हो, चाहे नए मेडिकल कॉलेज जो खुल रहे हैं वो मेडिकल कॉलेज हो, सब में आप डायरेक्ट इंटरव्यू, क्योंकि आपका MBBS यहीं से किया है, MS यहीं से किया है, PG यहीं से किया है, तो उसका डायरेक्ट इंटरव्यू करके और जो भी लगना चाहते हैं
उनको आप डायरेक्ट इंटरव्यू दीजिए, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दीजिए, जिससे कि समय की बचत हो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आए दिन ये सुनने को मिलता है कि मरीजों के परिजनों के द्वारा डॉक्टर से मारपीट की घटनाएं कभी SMS में हो जाती है, कभी जयपुरिया में होती है, कभी कांवटिया में होती है, कभी जोधपुर के हॉस्पिटल में हो जाती है, कभी अजमेर के हॉस्पिटल में। तो ये नहीं हो, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पुलिस चौकी का इंतजाम होना चाहिए और वहाँ CCTV कैमरे लगे होने चाहिए। यदि आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर अंकुश लगेगा। और आपने तो चुनाव घोषणा पत्र में क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने की बात कही थी। आप जब जवाब दें तो ये भी बताएं कि आप ये एक्ट कब लागू करेंगे, इसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है। माननीय सभापति महोदय, SMS हॉस्पिटल हो या अन्य हॉस्पिटल हो, यहाँ करोड़ों रुपए की मशीनें खरीद करके डब्बों में बंद पड़ी है। क्यों पड़ी है? वो खराब, कहते साहब खराब है, ये ठीक नहीं हुई। क्यों होती है ये स्थिति? क्योंकि डॉक्टर्स का कमीशन होता है। आज यदि प्राइवेट जगह पर वो भेजेंगे तो उसमें 40%, 50% कमीशन। तो जब करोड़ों रुपए की मशीनें हमारे पास सरकार ने खरीद करके यहाँ पर रखी हुई है, तो उसका कुछ खर्चा करके यदि ठीक कराने की आवश्यकता है तो ठीक किए जाए। तो निश्चित रूप से हमें जनता जो कमीशन खोरों के चक्कर में पड़ती है उससे हमें निजात मिलेगी। एक बात मैं और ध्यान में लाना चाहूँगा कि हमारा जो SMS हॉस्पिटल है वो 80 साल पुराना है और यहाँ कभी किसी कमरे में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी कहीं पर प्लास्टर गिर जाता है, कहीं पर कोई दीवार गिर जाती है। आए दिन ये घटनाएं होती है। और मैंने पूछा, जानकारी ली तो पता लगा कि केवल 2 करोड़ रुपया सालाना हम वहाँ मेंटेनेंस के लिए देते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मेडिकल अपने SMS हॉस्पिटल जो है वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारे पूरे उत्तर भारत का, यानी दिल्ली का जो एम्स हॉस्पिटल उससे भी बड़ा है। तो यहाँ मेंटेनेंस के नाम पर जो 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, इसकी जगह पर्याप्त बजट उपलब्ध कराए और परमानेंट किसी एजेंसी के द्वारा मॉनिटरिंग हो। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने SMS हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर बीच में जो टोंक रोड पर था वहाँ पर अंडरपास बनवाया था। और आप देखिए कि अंडरपास जब बनवाया तो उसमें लगा कि साहब करोड़ों रुपए खर्च होंगे। वहाँ जब दुकानें ऑक्शन हुई तो जितना पैसा उस अंडरग्राउंड में लगा ले उससे ज़्यादा पैसा SMS हॉस्पिटल के पास आ गया। तो मैं ये चाहूँगा कि जैसे यहाँ सुविधा मिली, आज चाहे मरीज हो चाहे डॉक्टर हो, उनको अब सड़क पार नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि हमारी योजना भी थी, सरकार चली गई, आपकी सरकार आ गई, मेडिकल कॉलेज और SMS हॉस्पिटल के बीच में जेएलएन मार्ग पड़ता है, वहाँ भी यदि अंडरपास बन जाए तो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स सारे मेडिकल हॉस्टल्स में रहते हैं, डॉक्टर्स भी आते जाते रहते हैं, तो उनकी दुर्घटनाएं नहीं हो और आना जाना सुविधाजनक हो जाए। और उसमें आप दुकानें बना दें और दुकानें यदि आप ऑप्शन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसका फायदा मिल सकता है। और आज ये बात भी सही है कि SMS हॉस्पिटल इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी, इतनी OPD होने के बाद भी आज जगह कम पड़ रही है। तो मेरा एक सुझाव और है कि हमारे DG साहब का बंगला और CS का बंगला, ये दोनों हॉस्पिटल के पास में है और 6,000 7,000 गज में ये बने हुए हैं। अब कभी CM साहब को आवश्यकता पड़ती है, CS साहब को, तो वो उसको टाइम लगता है, तो वहाँ CM साहब के बगल में ही कोई आमने सामने कोई बंगला दे दो इनको,
डीजी साहब को भी वहाँ बंगला दे दो, और ये जो ज़मीन है इसको यदि आप खाली करवा कर और हॉस्पिटल के लिए यदि दे देंगे तो निश्चित रूप से ये जनता आपको सालों साल याद करेगी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज केवल कंस्ट्रक्टिव सुझाव दूंगा, मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा। और सभापति महोदय, हमारा जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसकी 10,000 की ओपीडी प्रतिदिन के लगभग है। अब मरीजों का दबाव कम करने के लिए हमने बिना किसी भेदभाव के, जब हमारी सरकार थी तो जयपुरिया हॉस्पिटल दक्षिण में, कांवटिया हॉस्पिटल पश्चिम में, गणगौरी हॉस्पिटल उत्तर में और सेठी कॉलोनी का सैटेलाइट हॉस्पिटल पूरब में, इनमें हमने सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। जयपुरिया में सीटी स्कैन, एमआरआई, 2D इको, टीएमटी व अन्य सुविधाओं के साथ सुपर स्पेशलिटी उपचार भी प्रारंभ किया था। जहाँ पहले 300 का आउटडोर था वो बढ़कर के 2,500-3 हज़ार का हो गया था, परंतु सरकार बदलते ही सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी वहाँ पर बंद कर दी गई। जयपुरिया में ईएससीसी हॉस्पिटल में से ये MOU हुआ था एमआरआई और सिटी स्कैन के लिए। उस समय ये प्रावधान था कि बीपीएल परिवार और वरिष्ठ नागरिकों की जांच निःशुल्क की जाएगी, परंतु क्या पता क्या अव्यवस्था हुई कि अब 3-3 महीने की वेटिंग है। यानी कोई वरिष्ठ नागरिक वहाँ जाता है या जो बीपीएल परिवार का व्यक्ति जाता है तो 3-3 महीने उसको वेट करनी पड़ती है। अब आज आपको आवश्यकता है एमआरआई कराने की, आज आवश्यकता आपको सिटी स्कैन कराने की, और आप 3 महीने वेट कौन करेगा? इसलिए इस व्यवस्था को भी सुधारा जाए। इसी प्रकार हमने कांवटिया में ब्लड बैंक, इको कार्डियोलॉजी सेंटर, IVF सेंटर सहित अनेक सुविधाएं हमने दी। ओपीडी 2,000 से बढ़कर 4,000 हो गया। सेठी कॉलोनी में मेडिसिन, सर्जरी, शिशु रोग, कार्डियोलॉजी की ओपीडी सुविधा, सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाई, और गणगौरी बाजार में भी हमने कई सुविधाएं मुहैया कराई। 2 मिनट में समाप्त करें। तो सभापति महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा, हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि इन हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और RUHS हॉस्पिटल को सुदृढ़ करने के लिए कोई घोषणा करेंगे, परंतु उन्होंने अपने बजट घोषणा में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मोती डूंगरी रोड पर एक सैटेलाइट हॉस्पिटल, मोबाइल जो हॉस्पिटल चलता है उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल किए जाने की घोषणा की है। ये तो आपने अच्छा किया, परंतु मैं ये चाहूँगा कि जयपुरिया हॉस्पिटल जो विकल्प बन सकता है, वहाँ आज भी सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्था नहीं है, और यदि कोई एक्सीडेंट का केस वहाँ पर आता है तो उसको हाथों हाथ और SMS रेफर कर दिया जाता है। तो वहाँ कम से कम एक्सीडेंटल जो केस आते हैं उसकी भी व्यवस्था हो। और इसी प्रकार से जो RUHS हॉस्पिटल है, जिसमें बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बन गया, 1200 की कैपेसिटी है वहाँ कोविड के अंदर शानदार काम RUHS के डॉक्टर्स ने किया, परंतु वहाँ अभी इस हॉस्पिटल में मेडिकल टीचर्स की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, सुपर स्पेशलिटी की सुविधाओं का भी अभाव है। न्यूरो सर्जरी, ट्रॉमा सेंटर, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी के बड़े सेंटर्स के रूप में तैयार करने के लिए गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो मैं ये चाहूँगा कि ये व्यवस्थाएं भी हो, इसके बारे में भी निश्चित रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में, बात करें 2 मिनट और लूँगा साहब, 2-3 मिनट। हमारे प्रदेश में राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज को खुले 16 साल हो गए। इससे जुड़े मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज भी खुल गए, परंतु अभी भी सरकारी फार्मेसी का इंतजार है, फार्मेसी कॉलेज नहीं है। RUHS का सरकारी संगठक फार्मेसी कॉलेज नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को प्राइवेट कॉलेजेस में जाना पड़ता है, महंगी फीस देनी पड़ती है, इन फार्मेसी के कोर्स करने को मजबूर होना पड़ता है। केवल जयपुर में सालों से एकमात्र सरकारी डिप्लोमा कॉलेज है, तो मैं ये चाहूँगा कि कम से कम आप हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं, उसी प्रकार से कम हर संभाग केंद्र पर एक सरकारी फार्मेसी कॉलेज यदि आप खोलेंगे
तो निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। इसी प्रकार से माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि नर्सिंग ट्यूटर के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता और वेतन श्रृंखला वाले राज्य के लगभग 35 अन्य विभागों के कार्यरत स्नातकों को तो आपने राजपत्रित संवर्ग में लाने का ऐलान कर दिया, परंतु नर्सिंग ट्यूटर्स के बारे में आपने कुछ नहीं किया। कोई वित्तीय वो आपके ऊपर वो भार भी नहीं पड़ेगा। यदि इनको भी आप राजपत्रित संवर्ग में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से ये फायदे की बात होगी। मैं निजी अस्पताल के बारे में भी 2 मिनट कहना चाहूँगा। और नहीं मानिए, प्लीज समाप्त करें। आप 2 मिनट राजकुमार, 2 मिनट में कर रहा हूँ साहब, प्लीज सेव करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्वयं ये निर्देश दिए हैं कि 7-7 मिनट बोलेंगे, आपको 30 मिनट बोलना था, आप 25 मिनट हुए, 5 मिनट बाकी है। प्लीज सेव करिए। बिराजी आप 2 मिनट और दे दीजिए, प्लीज 2 मिनट। डॉक्टर माननीय सदस्य, आसन की व्यवस्था है, 2 मिनट दे दीजिए प्लीज सेव करिए। क्यों समय खराब कर रहे हैं आप? चलिए सर, आपने 2 मिनट के लिए कहा, मैंने 2 मिनट आपको दे दिए, अब 2 मिनट करने का अंत तो है नहीं। धन्यवाद सभापति महोदय।